पेन बेचने से शुरू किया था, आज पोर्शे बेच रहे हैं। 3 रुपए के प्रॉफिट से शुरू हुए थे, आज की रेट में 1500 करोड़ की कंपनी बना दी, वो भी मात्र 15 साल में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर और ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड स्टार्स इनके कस्टमर्स हैं। डेली 2 करोड़ रुपए की कार बेचते हैं, वो भी लग्जरी वाली। हाईएस्ट 10 करोड़ रुपए की एक गाड़ी बेची और 2 करोड़ रुपए में तो सिर्फ नंबर बेचा है। इनकी लग्जरी कारें म्यूजिक एल्बम में भी दिखती है और पिक्चरों में भी। और ये सब उन्होंने किया बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी इन्वेस्टर सपोर्ट के। खुद का पैशन, खुद का पैसा और हाँ, खुद का प्रॉफिट। लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, रोकड़ा कमा रही है। मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी और उस कंपनी के फाउंडर की जिसने पहले इंडस्ट्री के रूल चेंज किए और आज उस इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं। कंपनी का नाम है बिग बॉय टॉयज और फाउंडर का नाम है मिस्टर जतिन आहूजा। एक्चुअली बाजार में हालात क्या है आज की डेट में, जो इन्वेस्टर का पैसा उठा के लॉस में कंपनी चलाते हैं और हाई वैल्यूएशन कर लेते हैं, ऐसी कंपनी और फाउंडर को तो दुनिया जानती है। लेकिन जो बंदा अपने दम पे पैसा कमा रहा है, बिना फंडिंग के काम कर रहा है, उसकी कहानी लोग जानते ही नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज बिग बॉय टॉयज की कहानी जीरो से लेके यहां तक कैसे पहुंची आपको बताऊंगा डिटेल में। एक्चुअली आज का जो यूथ है ना, वो उन कंपनी से और उन फाउंडर की जर्नी से इंस्पायर हो रहा है जिन्होंने फंडिंग उठा रखी है, इन्वेस्टर के पैसे से लॉस में व्यापार कर रहे हैं और मोटिवेशन लेके बैठे हैं। लेकिन यूथ को इंस्पायर होना चाहिए ऐसी स्टोरी से जिसने जीरो से चालू किया हो और 15 साल में 1500 करोड़ कमाए हो बिना इन्वेस्टर सपोर्ट के, वो भी प्रॉफिटेबल। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या है बिग बॉय टॉयज यानी बीबीटी का बिजनेस मॉडल। कैसे इन्होंने जीरो से टर्नओवर को 600 करोड़ सालाना तक पहुंचाया, कैसे 1500 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं, कैसे इन्होंने जो प्री ओन्ड लग्जरी कार मार्केट है इसकी परसेप्शन ही चेंज कर दिया, कैसे इतने कंपटीशन के बीच में जगह बनाई और नंबर 1 बने, और क्या है वो 7 कोर स्ट्रेटजी या रीजन जिसकी वजह से 15 साल में 1500 करोड़ का बिजनेस बना। सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें 7 बिजनेस लेसन देने वाला हूं। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टर हो और बिजनेस की स्टडी करना चाहते हो कि कौन सा बिजनेस कैसे चलता है, कैसे पैसे कमाता है, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप मेरी तरह बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंस के स्टूडेंट हो, मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। रीजन नंबर 1 फॉर दिस अमेजिंग सक्सेस, पहला, ये पैशन ड्रिवन बिजनेस है, ना कि पैसा ड्रिवन बिजनेस। इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसमें एक बिजनेस लेसन दूंगा। बिग बॉय टॉयज के जो बिग बॉय है मिस्टर जतिन आहूजा, जब वो स्मॉल बॉय थे, मात्र 10 साल की उम्र में, उन्होंने अपने फ्रेंड को स्कूल में एक पेन बेचा था और 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। यानी बिजनेस का माइंडसेट तो भैया 10 साल की उम्र से है। उसी उम्र में भैया इनको गाड़ी चलाने का शौक हो गया था और 10 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख ली थी। और जैसे जैसे बड़े होते गए कार के प्रति क्रेज और बढ़ता गया। यानी आज ये जो कार का बिजनेस कर रहे हैं, ये कार और बिजनेस दोनों इनका पैशन था। मशीनों के प्यार में थे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और फिर इन्होंने जब बिजनेस चालू किया तो ये देख के नहीं किया कि अरे टाइम क्या है, इंडस्ट्री क्या है, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि इससे प्यार था, क्योंकि ये पैशन था। और जब ये होता है ना, फिर बंदा घड़ी देख के काम नहीं करता, फिर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, वर्क की लाइफ होता है। धंधा सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से भी होने लग जाता है। अगर इनका पॉडकास्ट सुनोगे जो मेरे साथ है, या कभी भी इनको कोई भी वीडियो देखोगे, आपको चीज फील होगी कि बंदा पैशन को जी रहा है। और यही बीबीटी का कोर स्ट्रेंथ है। और यही से आता है पहला बिजनेस लेसन नंबर 1 उन सभी व्यक्तियों के लिए जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं। मेरे से कई लोग पूछते रहे किस चीज का बिजनेस करे, कौन सी इंडस्ट्री में जाए, तो मैं सबको एक चीज कहता हूं, भैया वो फोकस मत करो जो बाजार में चल रहा है, वो फोकस करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहा है। फोकस करो उस चीज में जिसमें तुमको मजा आता है, क्योंकि जब वो काम करोगे तो काम नहीं लगेगा और बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी से लड़ जाओगे और जीत जाओगे। और अगर देखा देखी में किया, 2-3 साल का जोश है, फिर ठंडा हो जाएगा। सेकंड स्ट्रेटजी जो है वो है उन बिजनेस के लिए जो ऑलरेडी रनिंग में है, और वो इनके बिजनेस का सीक्रेट है फ्लेक्सिबल अप्रोच। जो धंधा चालू किया था आज वो नहीं है, और जो आज कर रहे हैं वो आगे नहीं होगा। ये रेगुलर बेसिस पे कस्टमर के डिमांड के हिसाब से खुद को बदल रहे हैं। ये इनकी सक्सेस का राज है। स्टेप बाय स्टेप देखना। पहला, इन्होंने गाड़ी का ट्रांजैक्शन जब किया तब ये सिर्फ 17-18 साल के थे। इन्होंने 80,000 में एक गाड़ी खरीदी, फिएट पैलियो। फिर उसको रिपेयर करा के 2-1 लाख रुपए में उसको बेचने गए तो बिकी वो 1 लाख में। घटा हो गया साहब। पैशन तो था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, दिक्कत हो गई। सेकंड बार दूसरी गाड़ी से ट्राई किया, फिर लॉस हो गया। फिर कसम खाई, बोले अरे गाड़ी वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब पैशन यही आता है, ज्यादा दिन दूर भी नहीं रह पाए, बोले एक बार और ट्राई मारते हैं। एक होंडा सिटी ली, अब की बात प्रोफेशनल से रिपेयर करवाई और मात्र 40 दिन में 1.25 लाख का प्रॉफिट किया। तो 40 दिन में जब 1.25 लाख का प्रॉफिट हुआ, 18-19 साल की उम्र में, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया ये काम में तो मजा है। और उस समय तक जब ये काम पार्ट टाइम हो रहा था, उसको फुल टाइम करने की सोची। तो शुरुआत में क्या था,
एक्सीडेंटल गाड़ी लेंगे, उसको ठीक करवाएंगे और बेच देंगे। ये था बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में 2005 में मुंबई में आई थी बाढ़, तो बहुत सारी गाड़ियों में पानी भर गया था और इंश्योरेंस कंपनियां उसको डैमेज में सेल कर रही थी। ऐसे टाइम पे 18 मर्सिडीज एस क्लास थी, उसमें से 17 खरीद के लाए, उसको ठीक करवाया, बेची और मोटा मुनाफा कमाया। अब आप बोलोगे राहुल जी अगर इतना मोटा मुनाफा इनको गेम समझ में आ गया तो फिर ये वहीं पे रहते। नहीं, समय के साथ बदलो, एक चेंज और लेके आए। इन्होंने कहा डैमेज के भरोसे कहाँ रहेंगे, एक सेक्शन और खोलो। तो जो गाड़ियां रिकवरी की होती थी, बैंक किस्तें नहीं पेमेंट कर पाते थे, गाड़ियां ले जाती थे, वहां से अप्रोच किया, सेकंड फनल खोला। तो अब 2 जगह से गाड़ियां, एक्सीडेंट की गाड़ियां भी आने लग गई, रिकवरी वाली भी आने लग गई। चलो ठीक है, अब तो हो गया, अब रुक जाए? नहीं, और आगे बढ़ेंगे। उस समय क्या होता था कि दिल्ली का डीलर दिल्ली की गाड़ी, पंजाब का डीलर पंजाब की गाड़ी, इंटर स्टेट गाड़ियों की एक्सचेंज नहीं होती थी। इन्होंने कहा मैं तो दूसरे स्टेट से भी लेके आऊंगा, इससे क्या होगा, मेरी वैरायटी बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, कंपटीशन कम रहेगा, मार्जिन ज्यादा कमा लेंगे। तो भाई साहब अब तो और मजे, 3 तरह के खुल गए। अब तो रुक जा, नहीं रुके, एक और चेंज। बाहर से लग्जरी कार इंपोर्ट कर करके BMW X6, लैंड रोवर को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। अब हो तो गया इतनी ग्रोथ, लेकिन मान नहीं रहे, और चेंज। अब जो लग्जरी कार इंपोर्ट करते थे तो एक दिक्कत आती थी, जो भी बंदा इंपोर्ट करवाता था वो कहता भाई साहब ये नई तो ले ली, ये पुरानी का क्या करूं, मेरे को तो एक्सचेंज में देनी है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, पुरानी रखो, 1 रखी, 2 रखी, फिर एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया पुरानी जो प्री लव्ड लग्जरी कार्स हैं इनको बेचने का। और तब जाके 2009 में ऑफिशियली बिग बॉय टॉयज की शुरुआत हुई। तो अगर आप गौर से देख रहे हो, जो आज की डेट में बिग बॉय टॉयज है वो पहले जो चालू हुआ एकदम अलग था। पहले एक्सीडेंटल गाड़ियां ही बेचता था, आज की डेट में एक्सीडेंटल गाड़ियों के हाथ ही नहीं लगाते। पहले 1-1.25 लाख की गाड़ी से शुरुआत की थी, आज की रेट में बीबीटी में 50 लाख से ऊपर की ही गाड़ी बेची जा रही है, सिर्फ लग्जरी में डील है। यानी 360 डिग्री चेंज है। तो यहाँ पे बिजनेस लेसन आता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। सर जी आपका एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक एरिया, एक कस्टमर सेट हो गया, आप पैसे कमा रहे हो, अब जिंदगी भर उसमें नहीं, हर साल हर समय पे नए कस्टमर ढूंढो, नया प्रोडक्ट देखो, नए एरिया देखो, नई स्ट्रेटजी सोचो, पता नहीं आपकी कंपनी कहां से क्या बन जाएगी। जितनी भी कंपनियां आज की डेट में सुपर सक्सेसफुल है, वो जो शुरुआत में जैसी थी वैसी नहीं है, समय के साथ बदली तो आगे बढ़ी। आप भी बदलो भाई साहब। तीसरी स्ट्रेटजी जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक थी, इन्होंने जो सेकंड हैंड कार का जो परसेप्शन था ना, उसको बदल दिया। आज के कुछ समय पहले तक आदमी कहता था भैया गाड़ी लो तो नई लो, चमचमाती जब शोरूम से बाहर आएगी तभी हमारा रोला बनता है। सेकंड हैंड मार्केट से तो कौन लेता है, मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो जुगाड़ी आदमी लेगा, अमीर आदमी जिसका पैसे वो तो नहीं लेगा। यही था परसेप्शन। कोई भी पैसे वाला आदमी सेकंड हैंड गाड़ी में जाता ही नहीं था, बोले वो मार्केट खराब है भैया, ऑर्गेनाइज तो है नहीं, हर डीलर अपनी अपनी रेट दे रहा है, क्वालिटी का पता नहीं है, किसी में मीटर से छेड़छाड़ हो रखी है, किसी में पार्ट बदले हुए हैं, कोई एक्सीडेंट की गाड़ी चिपका गया, कह रहे कुछ है, दे रहे कुछ है, शक्ल देख के रेटें लग रही है। तो आदमी को सेकंड हैंड मार्केट में भरोसा नहीं था, न बेचने वाले पे न गाड़ी पे, इसलिए आदमी डरा डरा से रहता था और मजबूर आदमी सेकंड हैंड लेता था, समझदार आदमी, पैसे वाला आदमी नहीं लेता था। यहाँ पे बीबीटी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। सबसे पहली बात तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने कहा भैया एक्सीडेंट की गाड़ी है ना, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। जहाँ क्वालिटी नहीं थी ना, क्वालिटी को लेके आए। जब गाड़ी आएगी 151 तरह के टेस्ट करेंगे, और अगर पता पड़ गया कि देखो मीटर से टेम्परिंग हुई है, गाड़ी वापस ले जा, एक्सीडेंट की गाड़ी है वापस ले जा, कोई भी ज्यादा चली हुई या कुछ भी गड़बड़ लगी भाई गाड़ी वापस ले जा, क्वालिटी होगी A1 मक्खन माल होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इन्होंने अपनी गाड़ियों में क्वालिटी इंश्योर की, जो कि उस समय के मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। सेकंड, ऐसा नहीं था गाड़ी खरीदी, उसको कपड़ा मारा और बेच दी, उस गाड़ी को लेके पूरा रिपेयर करके, कस्टमाइजेशन करके, ब्यूटिफिकेशन करके एकदम नई गाड़ी बना के देते थे। तो सेकंड हैंड वाले को भी ऐसा लगता था भैया नई और सेकंड हैंड में 19-20 का फर्क है, पता ही नहीं लग रहा कि नहीं है कि पुरानी। प्लस उसकी डिलीवरी देने के अंदाज को भी ग्रैंड किया। ऐसा नहीं था कि सेकंड हैंड में भैया ये लो चाबी वहां खड़ी ले जाओ, प्रॉपर तरीके से नई गाड़ी की डिलीवरी होती है, वैसे दी फैशनेबल बनाया उसको भी। कई जगह अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो ये पुरानी गाड़ी की ऐसी डिलीवरी दे रहे हैं, नई गाड़ी के शोरूम में नहीं हो रही होगी। बकायदा इन्होंने एस्टेब्लिश किया, लोगों को समझाया, एजुकेट किया, अवेयर किया कि भैया सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ी लेना फायदे का सौदा है, इंटेलिजेंस की बात है, जुगाड़ की नहीं। 1 करोड़ की गाड़ी जो 10-20 हजार किलोमीटर चली हुई है, आपको आराम से 70 लाख में मिल जाएगी, और आप उस गाड़ी को 1 साल आराम से चलाओ और 1 साल बाद मुझे ही भाई साहब 55 में दे जाना। तो ले दे के आपने 15 लाख रुपए में 1 करोड़ की गाड़ी चला ली और हर साल गाड़ी बदल ली। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट चीज क्या करोगे? जब लोगों को समझ में आया कि यार ये काम तो बहुत सही है, इतना तो कभी सोचा ही नहीं, तो इस मार्केट में इनकी इमेज ही बदल गई कंप्लीट। तो इन्होंने इंडस्ट्री के रूल्स को और कस्टमर के परसेप्शन को दोनों को बदल के रख दिया अपने बेस्ट क्वालिटी एटीट्यूड की वजह से। पहले सेकेंड हैंड का गेम था वो गरीब और मिडिल क्लास का था, अब एक रिच पर्सन और एस्पिरेशनल पर्सन भी इस गेम में आ गया है। यहाँ पे आता है हमारा बिजनेस लेसन नंबर 3। या तो भैया मार्केट के हिसाब से खुद को बदल लो, एकदम अडेप्ट हो जाओ।
और अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं है ना, तो फिर भाई साहब मार्केट को अपने हिसाब से बदलो। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, कोई भी बिजनेस कोई काम कर रहा होता है, बिजनेसमैन खुद जानता है कि सही तरीका नहीं है, लेकिन वो कहता है अरे क्या करें, बाजार में सभी ऐसे कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। और फिर ऐसे ही करने के चक्कर में भाई भीड़ का हिस्सा हो जाता है। लेकिन जब आपको लगता है बाजार में कुछ कमी है, लोग सब गलत कर रहे हैं, मैं कुछ सही कर सकता हूं, अगर आप कुछ अलग करोगे, क्योंकि आप भीड़ में एकदम अलग हो, आपको पहचान भी जल्दी मिलेगी, आप अपनी तरह के पहले कहलाए जाओगे, अपनी तरह के बेस्ट कहलाए जाओगे। इसके लिए 2 चीज चाहिए, एक तो हिम्मत चाहिए बाजार से अलग जाने की, सेकंड थोड़ा सब्र भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन आप लगे रहोगे तो बाजार सम्मान देगा। अब आते हैं चौथी स्ट्रेटजी पे, कस्टमर ट्रस्ट। ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये जिसके पास है भैया वो बाजार का राजा है। तो जैसे ही कस्टमर को पता चला वो मार्केट जो फेमस है घटिया चीज, बेकार चीज चिपकाने के लिए, उस मार्केट में एक ऐसा प्लेयर है जो क्वालिटी की चीज दे रहा है, वो भी गारंटी के साथ। तो बीबीटी क्या करता था कि भैया गाड़ी मैं बेच रहा हूँ, ये बढ़िया गारंटी है, क्वालिटी की गाड़ी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो तो 6 महीने वापस आना, प्लस 1 साल तक चला चलू के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद आप चाहे मेरे पर वापस दे जाना, कुछ छोटा मोटा डिप्रिसिएशन काटूंगा और फिर दूसरी गाड़ी ले जाना। तो कस्टमर कह रहा है भैया ले भी आराम से सकता हूँ, दिक्कत तो बदलवा सकता हूँ और 1 साल बाद एक्सचेंज कर सकता हूँ, इससे बढ़िया ऑफर कहाँ मिलेगा। सेकंड, एक काम और होता है इस मार्केट में, शक्ल देख के आदमी तिलक लगाता है कि यार इसको इतने दे दो, इसको इतने दे दो। उन्होंने फिक्स प्राइस पॉलिसी चालू कर दी, जो कि इंडस्ट्री में फर्स्ट था। तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ गया, तो कस्टमर खुद रिपीट भी करने लग गया और अपने सर्किल में रेफर भी करने लग गया। 15 साल पहले जो इनके कस्टमर थे, आज भी इनके कस्टमर, और 15 साल के दौरान इतना काम कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां बेच रहे हैं, करोड़ों की हर साल गाड़ी जा रही है। आज तक एक भी लीगल केस नहीं है कस्टमर की तरफ से कि भैया आपने हमारे साथ कोई गलत किया या क्वालिटी का इशू आया। तो जब इतना ट्रस्ट होता है कि यार गाड़ी बढ़िया मिलेगी, एक्सचेंज भी हो सकती है, तो फिर आदमी का ट्रस्ट, कंफर्ट, प्यार सब बढ़ जाता है। और इसी में बिजनेस लेसन नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि भैया कस्टमर ने एक बार तुम्हें प्यार करना चालू कर दिया और उसने रिपीट और रेफर करना चालू कर दिया, तो आपको ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस कस्टमर का प्यार पाओ और उसको रिपीट बुलाओ, बाकी सब मुंह आया है। 5वां पॉइंट, मार्केटिंग, पावर ऑफ मार्केटिंग जानते थे। इन्होंने कार की जो मार्केटिंग की है, कि जो भी आज की डेट में कार का लवर है इंडिया में, इनको जरूर जानता है। और उन्होंने मल्टी फैसेट मार्केटिंग की है। क्या क्या किया देखो, इन्होंने ब्रांड को बनाया एस्पिरेशनल, की हर बंदा चाहे कि यार मेरे पास बीबीटी की गाड़ी हो, और एस्पिरेशनल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रांड्स के साथ डील की। इनकी गाड़ियां आपको म्यूजिक वीडियो में मिलेगी, मूवीज में मिलेगी। तो रफ्तार के साथ एक गाना शूट किया था स्नाइपर, उसके बाद बादशाह के साथ एक गाना है टू मैनी गर्ल्स, फिर डीजे वाले बाबू में आपको बीबीटी दिख जाएंगे। उर्वशी गाना है शाहिद कपूर कियारा एडवाणी के साथ शूट हुआ है, इसमें उनकी गाड़ी और पूरा शोरूम भी दिखता है। इनकी गाड़ियां MTV रोडीज में काम आई है, मूवीज के अंदर ड्राइव मूवी में, रॉकी रानी की प्रेम कहानी में, और अभी लेटेस्ट क्रू में इनकी गाड़ियां दिखती है। और ये जब भी अपनी गाड़ियां देते हैं उससे पैसे नहीं लेते, कहते भाई तू तो गाड़ी काम में ले, बस मेरा लोगो दिखा देना, मेरा शाउट आउट दे देना, गाड़ी दिखा देना, नाम दिखा देना, लोगों की टी-शर्ट पहना देना, बस। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने चालू की, सोशल मीडिया पे 21 लाख फॉलोअर, इंस्टाग्राम पे तरह तरह की जो भी नई गाड़ी आती है उस पर डालते हैं, कोई अच्छी डिलीवरी आती है उस पर डालते हैं, कोई सेलिब्रिटी लेता है उस पर डालते हैं। तो हर व्यक्ति जो कार लेवर है, गाड़ियों का शौकीन है, वो इनसे परिचित है कि क्या चल रहा है इस समय। अच्छा, इनके कस्टमर भी जब सेलिब्रिटी बने, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, ऋतिक रोशन, तो जब इनको डिलीवरी देते हैं, उसकी फोटो डालते हैं, वो अपने आप में प्रचार है। इनका गुड़गांव का शोरूम अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव का शोरूम एशिया का सबसे बड़ा शोरूम है, और वहां पे एक टाइम पे इतनी गाड़ियां खड़ी है कि आपको लगेगा कहाँ आ गया। आपको नया किसी नई गाड़ी के शोरूम में भी जाके उतना मजा नहीं आएगा जितना उस शोरूम में मजा आएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स ने उस पर रील बना के डाली, आप जरूर देखिएगा। तो शोरूम ऐसा लगता है जैसे कोई लग्जरी लॉन्ज है। तो कार नहीं बेच रहे, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। कोई इस मार्केटिंग की वजह से बीबीटी पुश ब्रांड नहीं है कि आदमी को पीछे पड़ के गाड़ी नहीं बेचनी पड़ रही, लोग आगे से आ रहे हैं, ये तो बस हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे आता है बिजनेस का लेसन नंबर 5, मार्केटिंग में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मार्केटिंग में क्रिएटिविटी की जरूरत है। इतने बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने में पैसे दिए नहीं है, ये पैसे देके करवाते तो करोड़ों की मार्केटिंग थी, पर ये स्टाइल लगाई तो फ्री में हो गई। छठी स्ट्रेटजी जो सबको फॉलो करनी चाहिए, 360 डिग्री एक्सपेंशन। 0 से 600 करोड़ की जर्नी कैसे हुई भाई साहब, उन्होंने कहा मैं 360 डिग्री फैलाव करूंगा। पहला फैलाव जियोग्राफिकली शुरू किया था, दिल्ली से गुड़गांव में शोरूम डाला, फिर एक मुंबई में भी डालते हैं, चलो साउथ का रुख करते हैं, हैदराबाद में भी डालते हैं, चलो यार बेंगलोर में भी डालते हैं, चलो यार वेस्ट की तरफ चलते हैं, गुजरात में भी डालते हैं, और अभी लुधियाना की प्लानिंग कर रहे हैं। तो 5 ऑलरेडी डाल चुके हैं, 6ठे की प्लानिंग चल रही है, और बहुत सारी टियर 2 सिटीज में जाना है। तो जियोग्राफिकली जहां जहां फैल सकते थे पहले। सेकंड, प्रोडक्ट एक्सपेंशन। बीबीटी क्या बेचता है, 50 लाख से 70 लाख के ऊपर की गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा 30 लाख से 60 लाख वाले कहां जाएंगे, वो तो मेरे हाथ से छूट जाएंगे, बोले उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक कंपनी लॉन्च की cars.co.in, CCI, बोले 30 से 60 लाख वाली यहां बेच देंगे। फिर उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल गाड़ियां बिक रही है, विंटेज गाड़ियों का एक कलेक्शन, तो 2024 में विंटेज कार
का रिलेटेड ऑप्शन किया, अपनी तरह का पहला था, सफल हो गया, तो एक सेक्शन और खुल गया। फिर उन्होंने कहा कार तो मैंने चलो लग्जरी भी बेच ली, मिड सेगमेंट भी बेच ली, विंटेज भी बेच ली, कार में और कुछ बचा नहीं, चलो बाइक बेचते हैं। सुपर बाइक में आ गए, दुकाटी ट्रायम्फ के साथ डील की। 2019 में 12 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 80 गाड़ियों का पोर्टफोलियो बढ़ाया इन्होंने। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका स्टॉक क्लियर करने के लिए 0 किलोमीटर गाड़ियां भी बीबीटी को देती है, और ये वो गाड़ी भी हेवी डिस्काउंट पे निकालता है। तो कार से कमाया, बाइक से कमाया, लग्जरी से कमाया, मिड से कमाया, और उसके अलावा भी अदर सर्विसेज भी हैं। अभी मैंने कहा गाड़ी का नंबर भी बेचते हैं, 2 करोड़ रुपए का नंबर डील कराई उसने भी। इसके अलावा फाइनेंस की फैसिलिटी, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज, इससे अदर इनकम और होती है। इन्होंने अपना मर्चेंडाइज भी लॉन्च किया है। तो कुल मिला के बिजनेस लेसन नंबर 6 से आता है कि सेल्स तब बढ़ेगी जब आप एक्सपेंशन करोगे। हर साल हर समय नए नए प्रोडक्ट में जाओ, नए नए एरिया में जाओ, नई नई सर्विस में जाओ, नए नए कस्टमर एरिया के पास जाओ। एक आप सोचो ये प्रोडक्ट मेरा बिक रहा है, इस जगह बिक रहा है, मैं यही बेचूंगा, भैया फिर अटक जाओगे। एक्सपेंशन चाहिए, 360 डिग्री फैलना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस। फोकस इन्होंने मार्जिन पे नहीं किया, रोटेशन पे किया। देखो लग्जरी कार का मतलब क्या है, HNI क्लाइंट, एकदम फुल ऑन ग्लैमर। तो आपको लगता है यार इसमें तो मोटा मार्जिन होता होगा, आदमी 2 करोड़ की गाड़ी 2.5 में टिकाता हुआ। भाई साहब ऐसा हो सकता है, ऐसा लोग करते भी हैं, पर उसके लिए वेट बहुत करना पड़ता है। आज गाड़ी ले ली, मुंह मांगी रेट में बेचनी है, तो भैया 3 महीना 6 महीने साल भर कितनी भी देर उसको रोकना पड़ सकता है। इन्होंने कहा भैया मुझे गाड़ी रोकनी नहीं है, मुझे गाड़ी फटाफट बेचनी है, चाहे मार्जिन कम सही। और ये कहते हैं रोटेशन का मतलब है मार्जिन कम सही पर रोटेशन फास्ट करूंगा, इसलिए 80% गाड़ियां मात्र 21 दिन में बेच देते हैं। तो मार्जिन में जो नुकसान होता है वो रोटेशन में आ जाता है। ये गेम नहीं खेल रहे मेरा वॉल्यूशन इतना हो, मेरा वो इतना बोले, मेरी रोज की 2 करोड़ की सेल होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल, दैट्स इट, एकदम धंधा मेंटालिटी। अब इसी रोटेशन की वजह से, लो मार्जिन की वजह से, ये खुद की कैपिटल से और लोन की कैपिटल से ही इतना बड़ा टर्नओवर आज की रेट में कर पाए। इनको फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, इसीलिए हमेशा कैश रिच रहे। इनको अभी भी एक्विजिशन के ऑफर अपने कंपटीशन से, बड़ी बड़ी कंपनी से आते रहते हैं, भैया 1000 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो, लेकिन अभी तक ये सेल नहीं करे क्योंकि जानते हैं धंधे में कितना पोटेंशियल है। वैसे जिस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है ये IPO ले आए, क्योंकि वही इस तरह की कंपनी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो कंपनियां बेस्ट होती है, प्रॉफिटेबल होती है, नॉर्मली वो फाउंडर IPO नहीं लाना चाहते। हमारे जीरोधा के कामत जी को देख रहे हो, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कभी IPO लाए, हम इस पे इन्वेस्ट करें। ऐसे ही वैसा भी इनके लिए भी है, पर लाते ही नहीं है। देखते हैं, वक्त बताएगा IPO लाते हैं कि नहीं लाते। एंड बिजनेस लेसन सिंपल है, मार्जिन इज किंग, यस, बट रोटेशन इज गॉड। अब बात करते हैं इनके फ्यूचर प्लान के बारे में। मैंने कहा ना भैया इनोवेशन है, फिक्सिंग तो है नहीं, कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। तो अभी तक ये लग्जरी कार की ट्रेडिंग में थे, खरीदते थे और बेचते थे, लेकिन उसके चक्कर में क्या भैया, जेब का पैसा पहले लगाना पड़ता था। लिमिटेड कैपिटल थी, लिमिटेड गाड़ी आती थी, लिमिटेड प्रॉफिट होता था, लिमिटेड सेल होती थी। तो भैया अब इन्होंने कहा यार इस कैपिटल के गेम को हटाओ, अपन बन जाते हैं एग्रीगेटर। एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इधर से जिसको बेचना है वो अपनी गाड़ी लिस्ट कर दे, जिसको खरीदना है वहां पे आके देख ले। तो यहाँ पे एक बार में बिना इन्वेस्टमेंट किए इनका इन्वेंट्री बहुत सारी बढ़ गई। बायर जो खरीदना चाहता है उसके पास ऑप्शन ज्यादा है, और जो बेचना चाहता है उसका माल जल्दी बिकेगा, और इनकी कम पूंजी के बिना इतना बड़ा टर्नओवर हो गया। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा साल का टर्नओवर 600 करोड़ है, लेकिन ये गेम जब सेट होगा हम 300 करोड़ महीने का टर्नओवर करेंगे। एक और इनिशिएटिव इन्होंने अभी 2025 में लेटेस्ट लॉन्च किया है, इन्होंने किया ऑक्शन हाउस बाय बीबीटी। शिल्पा शेट्टी की मर्सिडीज मेबैक थी, उसने कहा भाई मुझे बेचना है। अब नॉर्मल मर्सिडीज मेबैक नहीं है, वो होती तो उसकी रेट हो जाती है भाई इतने रुपए फिक्स से ले लो जिसको लेनी है, लेकिन अब शिल्पा शेट्टी वाली है तो भैया ऑक्शन हाउस पे बोली लगेगी, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसकी। रोहित शेट्टी ने अपनी मर्सिडीज बेंज लगाई। ऐसे अलग अलग सेलिब्रिटी अपनी अलग अलग चीजें, कोई क्रिकेटर, कोई बॉलीवुड स्टार अपनी यूनिक चीज बेच रहा हो तो ऑक्शन के माध्यम से बिकेगी। ये चीज भी चालू कर दी इन्होंने। इसके अलावा भैया कार के अलावा इनका रियल स्टेट में बड़े प्लान है, बीबीटी रियल्टी करके एक कंपनी और लॉन्च कर दी है। तो कुल मिला के अगर मैं समरी पे आऊं, बिग बॉय टॉयज का फंडा था सिंपल, बोले क्वालिटी कार खरीदेंगे, उसको नई बनाएंगे और लो मार्जिन पे फटाफट सेल करेंगे, कस्टमर को रिपीट करवाते रहेंगे, अपनी मार्केटिंग करते रहेंगे, और इसी बिजनेस मॉडल से, इसी कस्टमर ट्रस्ट से, लव से और क्वालिटी से आज ये बिजनेस यहां से यहां पहुंच गया। और अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी। जो सेकेंड हैंड मार्केट की इमेज नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव किया, जो जुगाड़ था उसको एस्पिरेशन बनाया, सर्विस के स्टैंडर्ड बढ़ाए, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाया, और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज बनाया। और अगर आप गौर से देखेंगे पिछले 15 साल की जर्नी में हर साल या तो नया प्रोडक्ट ऐड किया है, या नया लोकेशन ऐड की है, या नई स्ट्रेटजी ऐड की है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो भैया नेशनल ब्रांड तो ये बन ही चुके हैं, अब शायद एक ग्लोबल ब्रांड भी बन सकता है। अगर आपने इनको इंस्टाग्राम पे कहीं फॉलो किया, इनका कोई पॉडकास्ट सुना है, इनके और कोई केस स्टडी के, इनसे कोई एक्सपीरियंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपकी क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगली केस स्टडी किस टॉपिक पे करनी है मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।